जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के 44 क्वेश्चन का जो मैंने सेट शुरू किया है दोस्तों, आज उसका 10वां पार्ट है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फटाफट सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएं एंड सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर ददीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समय को ज़्यादा नहीं गंवाते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंकों को सभी मूल्यों वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो हमारा ऑप्शन है 25, 22, 20 या फिर 32। चलिए फटाफट आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। फटाफट आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 22। आपको बता दें कि 1934 की जो अधिनियम है धारा 22 के अनुसार बैंकों को सभी मूल्यों वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बात के दोस्तों आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई की इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के द्वारा, तो बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है इसके, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास, याद रखिएगा शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों कि इसके पहले गवर्नर कौन थे, यानी आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा सर ओसबोर्न, ठीक है, सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, याद रखिएगा सर ओसबोर्न स्मिथ इसके क्या थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। अगर हम बात करें दोस्तों कि कौन आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा उनका नाम है सीडी देशमुख, ठीक है, याद रखिएगा सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर है। और आरबीआई को क्या कहा जाता है, तो बैंकों का बैंकर्स, याद रखिएगा बैंकों का बैंकर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंकर्स ऑफ इंडिया या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर बर्नार्ड। चलिए फटाफट जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़ गए दोस्तों कमेंट करते रहिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का जो सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। तो ये सूरज के बाद है, सूरज सबसे पहले है, तो सूरज के बाद सबसे निकटतम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, जो कि हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष, ठीक है, कितनी दूर है, तो 4.24 प्रकाश वर्ष के पास में स्थित है, यानी पृथ्वी से इसकी दूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ऑप्शन है बल की इकाइयाँ, जूल, अश्वशक्ति, टॉर, किए गए कार्य की इकाइयाँ, न्यूटन, पास्कल, बार, दाब की इकाइयाँ, पास्कल, बार और टॉर, आयतन की इकाइयाँ, किलोग्राम, ग्राम और मीटर। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करते रहिए दोस्तों, ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं कमेंट जरूर करते रहिए। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि दाब की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, तो दाब की इकाइयाँ पास्कल होती है, बार होता है और टॉर भी होता है। अगला देखिए, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। ऑप्शन है लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर। चलिए फटाफट आंसर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ओजोन की परत वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं, तो समताप मंडल, ठीक है, याद रखिएगा समताप मंडल जो होता है परत में होती है। और आपको बता दें दोस्तों जो ओजोन की परत होती है यह किसमें, तो समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किमी से 50 किमी, याद रखिएगा 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है और यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है। ऑक्सीजन, हीलियम, रेडॉन या फिर नाइट्रोजन।
चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। एंड जितने भी नए लोग जुड़ गए हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा रेडॉन। ठीक है, सबसे भारी गैस कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है। अगर हम बात करें सबसे हल्का गैस कौन सा है दोस्तों, तो सबसे हल्का गैस आप सभी को पता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन याद रखिएगा सबसे हल्की गैस है। अगर हम रेडॉन के दोस्तों प्रतीक यानी इसका सिंबल किससे होता है, तो याद रखिएगा आर्यन इसका प्रतीक है दोस्तों। और परमाणु संख्या इसकी कितनी है, तो परमाणु संख्या इसकी हो जाती है दोस्तों 86। और अगर हम बात करें दोस्तों परमाणु भार की, ठीक है, परमाणु भार कितना हो जाता है रेडॉन का, तो याद रखिएगा परमाणु भार 222 परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर हम बात करें दोस्तों नाइट्रोजन गैस की, तो देखिए जो हम लोग चिप्स लेते हैं, नमकीन लेते हैं, तो उसमें जो फूला हुआ नहीं रहता है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में भरा जाता है, जिससे कि वो पैकेट जो रहता है वो फूला हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। चलिए फटाफट आंसर देंगे, ये तो सभी को पता होना चाहिए। बताइए किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। उसके पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो गुजरात सेकेंड स्थान पर है मैंग्रोव वनों में। ठीक है, तो ये गंगा के डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरवन, सभी को पता होगा। और मैंग्रोव वन का अधिकतम क्षेत्र कितना है पश्चिम बंगाल में, तो याद रखिएगा 2097 किलो वर्ग किमी। ठीक है, 2097 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः रूप में जाना जाता है। बोर्डो मिश्रण, विरंजक चूर्ण, हास्य गैस या फिर बारूद। चलिए फटाफट आंसर देंगे। जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है उसको सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है CaClO ट्वाइस। ठीक है, याद रखिएगा हास्य गैस जिसे हम लाफिंग गैस के भी नाम से जाने जाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है N2O। अगला देखिए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी क्लास से जुड़े हैं कमेंट करते रहिए। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नंदा देवी चोटी है दोस्तों किस राज्य में, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा देवी चोटी जो है दोस्तों ये भारत की सेकेंड, याद रखिएगा भारत की सेकेंड हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पर्वत चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है। और आपको बता दो यह दुनिया की 23वीं, याद रखिएगा भारत की सेकेंड और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। और आपको बता दो कि 1988 में दोस्तों 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगर हम बात करें नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें दोस्तों ये सेकेंड है, ठीक है, भारत की सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है। और फर्स्ट लार्जेस्ट चोटी कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है फर्स्ट लार्जेस्ट चोटी कंचनजंगा। याद रखिएगा कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की भारत की सबसे ऊंची फर्स्ट चोटी है एंड विश्व की थर्ड, याद रखिएगा विश्व की थर्ड लार्जेस्ट तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों कंचनजंगा की तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकेमिया का कैंसर है, बताइए त्वचा, रक्त, फेफड़े या फिर गर्भाशय। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। ल्यूकेमिया आपको बताना है किस प्रकार का कैंसर है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जो ल्यूकेमिया है रक्त का कैंसर है, ठीक है, खून का कैंसर है ल्यूकेमिया। और यह खून और बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जहां खून बहता है उसमें होने वाला एक कैंसर है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। चलिए बताइए 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 8 मिनट दक्षिण, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग।
कमेंट करते रहिएगा। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, बराबर सही या गलत करते रहिए, जो भी डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, चलिए बताइए, किडनी, मस्तिष्क, लीवर या फिर दिल। चलिए फटाफट आंसर देंगे। मिर्गी सभी लोग जानते हैं उसमें हाथ पैर ऐंठने लगता है, ठीक है, तो बताना है कि इससे जो मिर्गी हो जाती है उनमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मस्तिष्क, ठीक है। मिर्गी से शरीर का जो मस्तिष्क हमारा होता है वो प्रभावित हो जाता है। अगर बात करें दोस्तों किडनी किस रोग से, तो मधुमेह, याद रखिएगा मधुमेह रोग से किडनी हमारा प्रभावित हो जाता है। अगर हम बात करें लीवर की दोस्तों, तो लीवर देखिए पीलिया जो रोग होता है उससे प्रभावित होने वाला अंग हमारा होता है लीवर। अगला क्वेश्चन देखिए, महाघातक एड्स के आगमन से हम सामान्यतः एलिसा शब्द सुनते हैं। आपको बताना है एलिसा क्या है। एड्स का परीक्षण, एड्स का कारण रूप, एड्स से मृत्यु होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम या फिर वह केंद्र जहां एड्स का प्रथम पता लगाया गया था। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे। एलिसा शब्द क्या है, ठीक है, एलिसा का अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो एलिसा है दोस्तों एड्स का परीक्षण लगाने वाला चीज़ है, ठीक है। तो एलिसा के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो एलिसा का फुल फॉर्म देखिए हो जाता है एंजाइम, याद रखिएगा एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो के बाद होता है सॉर्बेंट, ठीक है, सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या हो जाता है, तो एलिसा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है। ऑप्शन है गुरुग्राम, हरियाणा, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। चलिए फटाफट आंसर देंगे एंड कमेंट करते रहिए दोस्तों। जितने लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, गलत या सही देखिए कमेंट करेंगे तभी आपको जो डाउट रहेगा वो आपका क्लियर होगा, आपको सही आंसर पता चल सकेगा। बताइए दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है, जिसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे, ठीक है। किस कंपनी ने लगाया है दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो बताइएगा गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये एटीएम लगाया गया है। और गुरुग्राम में ही दोस्तों, ठीक है, गुरुग्राम में ही पहला अनाज एटीएम, ठीक है, याद रखिएगा भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर लगाया गया है, तो ये भी गुरुग्राम में ही लगाया गया है। और आपको बता दूं भारत का पहला वर्ल्ड पीस, भारत का पहला वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर खुला है दोस्तों, तो ये भी खुला है गुरुग्राम में। याद रखिएगा पहला गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम गुरुग्राम में लगाया गया। इसके अलावा पहला अनाज का एटीएम भी गुरुग्राम में है और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर भी गुरुग्राम में खुला है। अगला देखिए, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है एक समान रहती है, चौगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है या फिर दोगुनी हो जाती है। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे एंड कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो चौगुनी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया है। ऑप्शन है आपके ओडिशा, मेघालय, राजस्थान या फिर कर्नाटक। चलिए फटाफट आंसर देंगे। वर्ल्ड में पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है सर्वश्रेष्ठ परियोजना, ठीक है, परियोजना का पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मेघालय को सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों मेघालय के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो याद रखिएगा
कॉनरॉड संगमा, ठीक है, कॉनरॉड संगमा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें दोस्तों राज्यपाल की, गवर्नर की, तो फागू चौहान, याद रखिएगा फागू चौहान यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या, तो लोकसभा में देखिए 2 सीटें हैं। अगर राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो राज्यसभा में 1 सीटें यहाँ पर स्थित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? ऑप्शन है जल, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा या फिर क्लोरोफार्म। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, सभी लोग आंसर देते चलिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो जल होता है उसकी विशिष्ट धारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं दोस्तों? तो किसी पदार्थ की इकाई मात्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अगला देखिए, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। चलिए फटाफट आंसर देंगे। पहला अमृत सरोवर कहाँ पर उद्घाटन कहाँ पर खुला है, ठीक है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। किस लिए किया गया है अमृत सरोवर? क्योंकि अपने देश का आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, तो देश अपना अमृत काल मना रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 75 जिलों में तालाब, अमृत सरोवर का निर्माण करा जाएगा। जो भी पुराने सरोवर हैं उनको मतलब डेवलप किया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं की बात करें तो देखिए एक पंचामृत योजना बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है पंचामृत। एक मातृभूमि योजना, ठीक है, मातृभूमि योजना, ये किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? ऑप्शन है कार्डियक आर्टरी, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी या फिर पल्मोनरी आर्टरी। चलिए फटाफट आंसर देंगे, कमेंट करते रहिए दोस्तों। एंड जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए कौन सी धमनी है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो जिसे हम क्या कहते हैं फुफ्फुसी धमनी, याद रखिएगा फुफ्फुसी धमनी इसे कहते हैं। इंग्लिश में फुफ्फुसी धमनी हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यह क्या है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती है, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? चलिए बताइए, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर गूगल। चलिए बताइए, जो भारतीय मूल के हैं नील मोहन, आपको बताना है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी यूट्यूब। याद रखिएगा यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ जो हैं वो नील मोहन हैं, जो कि एक भारतीय हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें दोस्तों, व्हाट्सएप के सीईओ कौन हैं? तो याद रखिएगा विल कैथकार्ट, ठीक है, विल कैथकार्ट व्हाट्सएप के सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। और गूगल के भी सीईओ कौन हैं? तो भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई, ठीक है, याद रखिएगा सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा लेड सल्फाइड, ठीक है, लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से भी जाना जाता है और इसे पीबीएस भी कहते हैं इसका, ठीक है, पीबीएस जो कि एक रासायनिक संरचना के साथ एक मुख्य सल्फाइड खनिज है। अगला देखिए, राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक नर्तकी है। ऑप्शन है मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथक। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग बताइए।
राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक किस प्रकार की नर्तकी है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, रेड्डी बहनें हैं कुचिपुड़ी की, ये क्या है तो नर्तकी हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें दोस्तों मणिपुर की, तो याद रखिएगा झावेरी बहनें, झावेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, झावेरी बहनें। भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों, तंजौर चौकड़ी, याद रखिएगा तंजौर चौकड़ी, तंजौर चौकड़ी 4 भाई हैं जो कि तंजौर चौकड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा भरतनाट्यम। कथक आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और इससे कौन संबंधित है? महाराजा फैमिली, महाराजा फैमिली, याद रखिएगा महाराजा फैमिली। कौन कौन थे महाराजा फैमिली में? तो मिर्जू महाराज और उनके पिताजी जो थे, ये सभी किससे हैं? तो कथक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल की टर्मिनल है। ऑप्शन है नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर रहित। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करेंगे। एंड अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा पॉजिटिव। जो धातु की टोपी होती है वो धनात्मक टर्मिनल होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और धातु की जो डिस्क होती है, याद रखिएगा धातु की जो डिस्क होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा जो उसकी टोपी होती है पॉजिटिव धनात्मक होती है, और उसका जो डिस्क होता है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव टर्मिनल होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कलाकार नहीं था? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल या फिर रमेश ढिंगरा। चलिए फटाफट आंसर देंगे, बताइए। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन एक भारतीय कलाकार नहीं है, पेंटर नहीं है, चित्रकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी रमेश ढिंगरा। याद रखिएगा ये एक राजनीतिक हैं रमेश ढिंगरा। और बकिया देखिए राजा रवि वर्मा, ये महान चित्रकार हैं भारत के। आधुनिक चित्रकला का जनक ही नहीं कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा को। और एम.एफ. हुसैन ये भी पेंटर हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत का पिकासो, ठीक है, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एम.एफ. हुसैन को कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व में, ठीक है, विश्व में आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा पाब्लो पिकासो, ठीक है, याद रखिएगा पाब्लो पिकासो को विश्व में आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है, और भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। अगला देखिए, सेल्यूलोज का एक बहुलक है। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग इसका, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। सेल्यूलोज किसका एक बहुलक है, आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो सेल्यूलोज है ग्लूकोज का एक बहुलक है। अगला देखिए, कैकोक्टिकली नृत्य किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वैसाखी, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति या फिर ओणम। चलिए फटाफट आंसर देंगे। कैकोक्टिकली नृत्य जो है किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है? कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग कमेंट करते रहिए, एंड क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा ओणम, ठीक है। ओणम जो कैकोक्टिकली नृत्य है वो ओणम त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है। और ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य का? तो याद रखिएगा केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, ठीक है। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पंजाब राज्य में वैसाखी मनाया जाता है दोस्तों। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, ठीक है, सभी को पता है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है उत्तर भारत में, ठीक है, याद रखिएगा उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है। और जो दुर्गा पूजा त्यौहार है दोस्तों इसको याद रखिएगा यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक
सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, विरासत जो दुर्गा पूजा त्यौहार है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को घोषित किया गया है। कब किया गया था? तो 2021 में, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, बेलनाकार या फिर बाईफोकल। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, एंड जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है 73 076 48 748, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सिंपली मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास की PDF हो गया और एग्जाम से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो सभी आपको ग्रुप के माध्यम से दी जाएंगी। और क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो भी आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी इस वीडियो के इस नंबर के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, बाईफोकल लेंस। ठीक है, जरा दूरदृष्टि क्या होता है दोस्तों? तो ये इसमें क्या होता है, न दूर की चीज़ें दिखती हैं न नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर अवतल लेंस की बात करें दोस्तों तो इसे निकट दृष्टि, ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि जो हमारा होता है जिसे हम निकट दृष्टि या फिर मायोपिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, मायोपिया, इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस की बात करें दोस्तों तो दूरदृष्टि, ठीक है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, या तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा, मेट्रोपिया इसे कहते हैं। और अगर बात करें बेलनाकार लेंस का तो अबिंदुकता, याद रखिएगा, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1987, 1988 या फिर 1973। चलिए फटाफट आंसर देंगे इसका, सभी को बताना है, सभी लोग को, कि जो पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, जो पहला महिला विश्व कप हुआ था 1973 में इसका आयोजन हुआ था। अगर आपसे पूछो दोस्तों सेकेंड का कब हुआ था, सेकेंड का जो महिला विश्व कप हुआ था उसका आयोजन कब हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था दोस्तों 1978 में। मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन अपने देश भारत में हुआ था। तो याद रखिएगा, सेकेंड महिला ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1978 में भारत में हुआ था। अगर आपसे पूछे दोस्तों पुरुष विश्व कप का आयोजन पहला कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका पहला आयोजन हुआ था 1975 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज इसका जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता वेस्ट इंडीज था 1975 में। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों 2025 में जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन 2025 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा 2025 में भारत का महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अगर पुरुषों की बात करें तो आप सभी को पता है इसी साल 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिबुलिन या फिर कोई नहीं? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देंगे दोस्तों, जितने लोग भी हैं फटाफट आंसर दीजिए, बताइए कौन सा है जो रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, एल्बुमिन। ठीक है, जो एल्बुमिन है एक ऊर्जा भंडार प्रोटीन है और प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हम बात करें ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का क्या कार्य है? तो यह यकृत समारोह और रक्त के थक्के और संक्रमण के लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिबुलिन की बात करें दोस्तों तो यह जीन का उद्देश्य महाधमनी दीवार की संरचना को व्यवस्थित और बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर, ट्विंकल खन्ना या फिर जावेद अख्तर। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, सभी लोग को आंसर देना है, बताइए।
लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अनुपम खेर की पुस्तक है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, अगर हम बात करें शिल्पा शेट्टी की तो याद रखिएगा दोस्तों द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दीवा। ठीक है, ये किसकी बुक है? तो शिल्पा शेट्टी की बुक है। ट्विंकल खन्ना की बात की दोस्तों तो याद रखिएगा द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसकी बुक है? तो याद रखिएगा ट्विंकल खन्ना की। और जावेद अख्तर की बुक की बात करें दोस्तों तो तर्कस, याद रखिएगा जावेद अख्तर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? बताइए। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या फिर हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग कि इनमें से आपको बताना है कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है दोस्तों। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा जो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अगला देखिए, तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान या फिर सिक्किम। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। तेंग बोचे मठ किस देश में या फिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नेपाल में स्थित है तेंग बोचे मठ। इसको एक और नाम से दावा चोलिंग, याद रखिएगा दावा चोलिंग। ठीक है, दावा चोलिंग गोम्पा, याद रखिएगा दावा चोलिंग गोम्पा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में। अगला देखिए, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन है पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने, चालुक्य शासकों ने या फिर पल्लव शासकों ने। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करते रहिए। बहुत से लोग हैं दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं कि सही होगा कि गलत होगा, तो दोस्तों इसमें आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कमेंट करते रहिए। देखिए गलत या सही कुछ भी करेंगे ना तो आपको इससे पता तो चलेगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। अगर गलत होगा तो आपको सही आंसर भी तो पता चलेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और चोल शासकों में बता दो दोस्तों यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर तो याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है और इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। याद रखिएगा भगवान शिव की एक पूजा की जाती है। और आपको बता दो दोस्तों कि यह जो है विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है तंजौर का चोल मंदिर। इसे किसने बनवाया था दोस्तों? तो याद रखिएगा चोल प्रथम, राजा चोल। ठीक है, राजा चोल प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो 1003 से लेके याद रखिएगा 1010 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो राजा चोल प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इसको शामिल किया गया था। और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है। अगला देखें, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। महाबलीपुरम स्मारक समूह जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है यह किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसके अलावा देखिए कर्नाटक में और कौन कौन से शामिल है दोस्तों? तो एक हम्पी का स्मारक, याद रखिएगा हम्पी का स्मारक, ये भी विश्व स्मारक है, ये भी विश्व यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। इसके अलावा पट्टादकल, याद रखिएगा पट्टादकल। ठीक है, पट्टादकल का स्मारक जो है पट्टादकल के स्मारक ये भी इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें दोस्तों महाराष्ट्र से विश्व विरासत स्थल में क्या शामिल हैं तो आप सभी को पता है अजंता। ठीक है, अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं यह विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। केरल से कोई नहीं है, तमिलनाडु से महाबलीपुरम, याद रखिएगा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारक और चोल मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा चोल मंदिर, चोल मंदिर
कहाँ का है? तो तमिलनाडु से स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों कि विश्व विरासत स्थल, जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, इसमें भारत के कुल कितने जगहों को स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा टोटल 40, वर्तमान में टोटल 40 विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं भारत के। और सबसे नवीनतम, अगर आपसे पूछे नवीनतम कौन सा स्थल है, तो याद रखिएगा दोस्तों धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा सबसे नवीनतम स्थल है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, गुजरात, कश्मीर या फिर सिक्किम? चलिए फटाफट आंसर देंगे। अभी मैंने आपको बताया पीछे क्वेश्चन में, आपको बताना है कि जो बिहू नृत्य है बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो बिहू नृत्य है दोस्तों असम राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, बाण भट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या फिर यशोवर्मन? चलिए फटाफट आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो याद रखिएगा बाण भट्ट था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। और इसका संस्थापक कौन था? अगर आपसे पूछे संस्थापक वर्धन वंश का कौन था? तो याद रखिएगा पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। अगर हम बात करें इसकी राजधानी कहाँ पे थी? राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में स्थित था थानेश्वर, यहाँ पे इसकी राजधानी थी। अगर हम बात करें दोस्तों हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो जन्म देखिए इनका हुआ था 590 ईस्वी में। ठीक है, और ये राजा कब बने थे, यानी इन्होंने शासन कब तक किया था? तो देखिए 606 से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनके पिता का क्या नाम था अगर आपसे पूछा है? तो याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था दोस्तों यशोमती। ठीक है, याद रखिएगा सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। यशोमती इनकी माता का नाम था। अगर आपसे पूछे दोस्तों बाण भट्ट, बाण भट्ट यानी किसकी रचना की है? लेखक कौन है? तो बहुत ही प्रसिद्ध है हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र और इसके अलावा एक है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी, इन दोनों के लेखक कौन है दोस्तों? तो बाण भट्ट इन दोनों हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हैं। और आपको पूछे दोस्तों कि वेन सॉन्ग जो था, वेन सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासन काल में ही वेन सॉन्ग, चीन का जो यात्री था वो भारत आया था। अगला देखिए, फेडरेशन कप खेल से संबंधित है, बताइए क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल? चलिए फटाफट आंसर देंगे। फेडरेशन कप जो खेल है वो किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप। ठीक है, राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा फुटबॉल। जो फेडरेशन कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है और ये भारत में एक वार्षिक नॉकआउट स्टाइल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 1977 से। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा फुटबॉल के अन्य टूर्नामेंट की बात करें तो देखिए एक बहुत ही फेमस डूरंड कप, याद रखिएगा डूरंड कप हो जाता है, संतोष ट्रॉफी हो जाता है, बहुत बार पूछता है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप, याद रखिएगा कलिंग कप, एक होता है सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, ये सभी फेमस हैं। तो इस किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा ये सभी फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मुगल काल में लोकप्रिय हुई उद्यान की शैली कौन सी है? दीवारों वाला बगीचा, चहारबाग, खुला समा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए, मुगल काल में जो उद्यान थे उनका लोकप्रिय उद्यान थे वो कौन सी शैली में बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए चहारबाग, यानी चार बाग शैली में जो मुगल काल में उद्यान बनते थे
राष्ट्रपति भवन में देखिए एक उद्यान है, मुगल उद्यान उसका नाम था, अब उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, अमृत उद्यान कर दिया गया, उसका नया नाम कर दिया गया है। तो सब पहले क्या था, चारबाग शैली में बनाया देते थे। आप गए होंगे अगर मुगल गार्डन में तो देखे होंगे कि ऐसे इस प्रकार से बनते थे, तो इसी को चारबाग शैली कहते हैं। ठीक है, अगर आप आगरा में भी जाएंगे तो सामने की तरफ देखिए, आगरा का जो ताजमहल है उसके सामने देखेंगे तो इसी टाइप से वहाँ पे गार्डन बने हैं। तो जो पहले मुगल काल था उसमें चारबाग शैली में उद्यान को बनाते थे। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला है? गुजरात व महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान, या फिर सभी राज्य? चलिए बताइए। सभी लोग आंसर देते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जो सरदार सरोवर बांध है कहाँ पर है, तो गुजरात में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इस बांध से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और सभी राज्य हैं, इन सभी को पानी की प्राप्ति होती है और इसे 2006 में चालू किया गया था। तो याद रखिएगा, कमीशन किया गया था 2006 में इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इसकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की? ऑप्शन है आपके पास कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट, हरिचंद्र चित्तामणि, एनी बेसेंट, या फिर मैडम HP ब्लावात्स्की। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग बताएंगे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया था और पूरे भारत में इसकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की थी। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, भारत में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी और इसकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुई थी दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो याद रखिएगा 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसके संस्थापक कौन थे जब इसकी स्थापना हुई थी, तो देखिए कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट और मैडम HP ब्लावात्स्की इसके संस्थापक थी और भारत में इसकी संस्थापक एनी बेसेंट थी। और आपको बता दें दोस्तों कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो याद रखिएगा कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में। इसके अलावा इनकी एक पत्रिका आती थी एनी बेसेंट की, आप सभी को पता होना चाहिए, इनकी पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया। याद रखिएगा, न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ, इनकी दो पत्रिका हैं। द कॉमनवेल्थ दो पत्रिका हैं, बहुत ही फेमस पत्रिका है, इसकी स्थापना की थी। और आप लोग याद रखिएगा दोस्तों एनी बेसेंट की ही द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ पर स्थित है, हिंदू कॉलेज कहाँ पर है, तो बनारस में स्थित है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में स्थित है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। और इसी को बाद में 1916 में, याद रखिएगा 1916 में ये जो सेंट्रल हिंदू थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1898 में हुई थी। ठीक है, 1898 में हुई थी। और फिर इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU बना दिया गया था, BHU की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1916 में BHU की स्थापना हुई थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन है जन्मकाल में जीवन आशा, सामान्य साक्षरता दर, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर, या फिर लोगों की जीवन शैली। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा अवयव है जो मानव विकास सूचकांक, यानी कि मानव विकास सूचकांक इसे कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, उसमें शामिल नहीं किया जाता। बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन चारों में से आपको बताना है कि HDI में कौन शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लोगों की जीवन शैली। याद रखिएगा, देखिए इसमें जो हमारा HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें कौन कौन शामिल किया जाते हैं, तो जन्मकाल में जीवन आशा, सामान्य साक्षरता दर और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और इसका उपयोग मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीकरण करने में किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, इसका उपयोग नहीं किया जाता सूचकांक में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास?
कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जिन्होंने भी व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारा नंबर है 73 076 48 748, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। आप इस पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सभी का क्लास को ज्वाइन करने के लिए। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।